1/m R1 से R2, देखो ये R और ये R मिलके R³ बन गए, 2 से 2 कट गया, तो रॉ की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखता हूँ, कितना है m अपॉन, देखो m/2/3 था तो 3 को ऊपर भेज दूँ, 3/2 पाई R2³ माइनस R1³ इंटू ऊपर रह गया बच्चों पाई और एक स्मॉल r³ dr, जो जो कट रहा है काट देते हैं, पाई से पाई गुजर गया, m से m गुजर गया, बाकी सब जो भी कांस्टेंट था बाहर रखते हैं, कांस्टेंट बचे बाहर बच्चों 3/2 R2³ माइनस R1³ और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2, R³ dr। मेरे हिसाब से आप में से कोई भी ऐसा गधा नहीं होगा जिसको R³ का डिफरेंशिएशन नहीं आता, और इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली आता होगा, 4R³, फिर क्या क्या कर रहे हो फिर ये 3/2 R2³ माइनस R1³ इंटू R⁴/4 लिमिट रखोगे R1 से R2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करना आता है, सॉल्व करते हैं, देखो 4 तो बाहर ले सकते हो, तो 3/8 R2³ माइनस R1³ इंटू अपर लिमिट R2⁴ माइनस R1⁴। चाहो तो इन दोनों को काट पीट के सॉल्व कर सकते हो, बट वो एक बड़ी सी वैल्यू देखने को मिलेगी, उसकी वजह ये आसान है, ठीक है, करना चाहोगे सॉल्व, एक कटेगा इसमें से R2 माइनस R1, उसमें से भी कट जाएगा, इसमें से भी कट जाएगा, ऊपर बच यहाँ पर 3 टर्म्स की टर्म बचेगी, निकाल ही दे दो, मैंने कैलकुलेट कर लिया, तुम लोग कर लो, 3/8 R2² प्लस R1R2 प्लस R1² और ऊपर बच गया R2² प्लस R1² इंटू R2 प्लस R1। तो देखने में कौन सा टर्म अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला, वही यूज़ कर लो, बेटर है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो करना चाहो। समझ आया हाँ या ना? प्लीज छापो, यही आ रहा था, तो y यही समझना था ना, शेल का वो लेना है, तो अपन ने उसमें भी तो यही किया था, तो सॉलिड में यही तो किया था अपन ने, ज़्यादा करूँ वो फिर ऊपर का छूट जाएगा, मैंने इसलिए जूम आउट कर दिया, चलो लो, और जूम करूँ, वो कर रहा हूँ, क्या मेन, ये लो,
मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए ले लो। आज अपन इसमें कुछ गजब का पढ़ने वाले हैं। क्या नाम था इसका? काव्या, किया आपने पुराना पाठ छोटा हुआ? आ गया समझ में? कोई बालक है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो? है क्या कोई? जय के अलावा, सॉरी जय दीक्षित के अलावा। इधर जय श्री राम। क्या चीज नीचे करूं? अरे भाई क्या हो गया? ठीक है, क्या बच्चे रेडियस में? बेटा वो रॉ में आया था ना, देखो रॉ निकाला था। हाँ देखो रॉ जो था वो एज इट इज पुट किया मैंने। वॉल्यूम, हाँ दो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम माइनस करके तो निकालो ना बीच का वॉल्यूम, इसलिए अपन को तो बीच का वॉल्यूम चाहिए ना जितने में मास एंटर कर रहा है, इसलिए 2/3 पाई आर टू क्यूब माइनस 2/3 पाई आर वन क्यूब, फिर दोनों में से 2/3 पाई कॉमन ले लिया तो आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब। पीछे गर्मी तो नहीं लग रही? इस रूम में थोड़ी सी गर्मी रहती है। नहीं वैसे सीरियसली कह रहा हूँ मैं, अभी मजाक की बात नहीं है। फिर तुम लोगों ने अपनी चेयर भी जानबूझ के पीछे किसका के बैठे हो, आगे बैठते तो शायद कुछ काम भी आता। डर के मारे पीछे बैठेंगे हम तो, है ना? उधर तो मैं ही नहीं सकता। हाँ पंगा तो नहीं लेना होता है, पंगा तो कभी नहीं लेना होता है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। टॉपिक का नाम लिखो। मैंने आप लोगों को सिलेंडर और कोन दोनों करवा दिए थे ना लास्ट वीक, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। टॉपिक का नाम लिखो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। ये टॉपिक कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ना एनसीईआरटी में, ना कोई ऐसा टॉपिक सच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर क्यों लिखवा रहा बताऊंगा, क्वेश्चंस आसान करने के लिए। इससे कुछ, हाँ आगे इसके क्वेश्चंस आएंगे भी सेंटर ऑफ मास खत्म कहाँ हुआ है, इससे आसान हो जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, इसमें एक पॉइंट लिखो। अच्छा क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो पहली चीज ध्यान रखना कि मास कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये आइडियली बात कर रहे हैं अपन, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, तो लिख लो दिस इज कंप्लीटली आइडियल कंसेप्ट, मास कैन नेवर बी नेगेटिव। दिस इज कंप्लीटली आइडियल कंसेप्ट, दिस इज कंप्लीटली आइडियल कंसेप्ट, mass can never be negative। क्या होता है, पढ़ाते तो टीचर आपको ये टॉपिक्स हैं,
क्वेश्चन क्या देते हैं ये देखो, सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ा दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन कैसे दूंगा मैं, फिर तुम लोग मुझे मनी मन कोसोगे। अब मान लो और तो क्या ही कर सकते हैं, इसको मूव करने का कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। एक तरीका है फिर लास्टली मेरे पास, वो यूज़ करता हूँ। ये ठीक है तरीका। अब ठीक है, चल। तो बेटा ये एक सर्कुलर डिस्क था, ठीक है। इस डिस्क में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से छोटा सा मास काट लिया, मतलब इसका इतना बड़ा पार्ट मान लो ये भी एक सर्कल है, तो एक इतने बड़े सर्कल का मास काट के निकाल दिया। अब आपसे पूछा गया बताओ इस येलो पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितना है। वेयर गिवन है इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, या ए ले लेते हैं, इस सर्कल का रेडियस है ए, तो आप कैसे निकालें सेंटर ऑफ मास, ये तो प्रॉब्लम हो गई है ना। देखो आप ये समझ पा रहे हो कि मास कहाँ प्रेजेंट है, इस ग्रीन वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सब जगह मास प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर मास एब्सेंट है, ये खाली है पार्ट। अब कैसे निकाले सेंटर ऑफ मास, तो मुझे क्या देखने में ऐसा फील हो रहा है कि ये दो सर्कल्स ही तो हैं, दो सर्कल है। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, हमको गिवन है बड़े वाले सर्कल का इस पूरे पार्ट का मास है m, ठीक है। क्या इसका एरिया पता है मुझे, कितना एरिया है? हाँ बेटा पाई ए स्क्वायर में नहीं है पूरा मास, मैं फिर से बोल रहा हूँ इतना पार्ट मिसिंग है उसमें से। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यानी इसका रेडियस कितना होगा पहले तो ये बताओ, a/2 होगा इसका रेडियस, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर बाय 4, और बड़े वाले का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, यही होगा। तो बचा हुआ एरिया कितना है मेरे पास, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं अब, तो 3/4 पाई ए स्क्वायर कंटेन्स एम मास। पहली बात समझ आई। तो मुझे बताओ पाई ए स्क्वायर कितना मास कंटेन करेगा, 4m/3, इक्वेशन 1। मुझे पहला ये चाहिए था,
कि अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसका मास कितना होता। मिल गया। दूसरी बात, ये पाई ए स्क्वायर बाय 4 कितना मास कंटेन करेगा, ये भी निकाल सकते हो। देखो पाई ए स्क्वायर बाय 4, 3 डिवाइड कर दे इधर, तो मैं बोल सकता हूं पाई ए स्क्वायर बाय 4 कंटेन्स m बाय 3 मास। यही होगा, पक्का ना, m बाय 3 मास। ठीक है, अब मुझे दोनों के मासेस पता चल गए। अब देखो कैसे सोचना है। ये मेरा ग्राफिकल एक्सिस है, इसके अलोंग पहले वाले मास का, बड़े वाले सर्कल का, मैंने इसको 2 सर्कल्स अज्यूम कर लिए। पहला सर्कल येलो वाला सर्कल, दूसरा सर्कल ग्रीन वाला सर्कल। दोनों को एक पॉइंट मास अज्यूम करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता था। तो पहले वाले का मास मुझे पता है कितना है, 4m/3, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले वाले का मास मैं नाम देता हूँ m1 विच इज 4m/3, और इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता था 0,0 पर। ऑरिजिन पे तो करता, हाँ पक्का। दूसरे वाला मास है m2 इज इक्वल टू m/3, और बच्चे ये कहाँ एग्जिस्ट करता, नो देखो सेंटर से पहले से आगे है, ये यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता। a/2,0 वाई एक्सिस पे थोड़ी है, a/2,0, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट आ गया a/2,0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एक्चुअली मैंने क्या किया, यहाँ तक पहले समझ में आई बात, हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यहीं बोले। अब कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास करेंगे अपन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 मासेस हैं, एक मास ये रहा, दूसरा मास ये है, लेकिन ये ऐसा मास है जिसको मैंने रियल मास पे रखा तो उस मास को खा गया। दिमाग में सोचना है, आइडियली एक बात सोचनी है। मेरे पास एक ऐसी अजीब सी डिस्क थी, मतलब एक ऐसा समझ लो जादुई तराजू, या जादुई तराजू और क्या बोलूँ, जादुई पेन था, जिसको अगर मैं पेन के ढेर में रखता हूँ तो वो खुद को तो गायब करता ही है, साथ में एक दूसरे पेन को और गायब कर देता है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो मेरे पास एक जादुई मास था, ये ग्रीन वाला, जिसको मैंने एक्चुअल सर्कल पे रखा तो ये उतने सर्कल के मास को खा गया। समझ आया? मतलब ये एक नेगेटिव मास है। समझ आ रहा है? नेगेटिव मास क्यों? क्योंकि उसके खुद के मास को और ले गया अपने साथ। समझ आई बात? तो यानी इसके मास को मैं कैसा रखूं, माइनस का, नेगेटिव मास है ये। और बस अब दोनों को पॉइंट मास मानो और सेंटर ऑफ मास निकाल दो। कैसे? XCOM इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था, m1r1 प्लस m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लगा दूं तो देखो m1x1 इज 0 माइनस, क्यों, m2 इस बार माइनस का है। समझ गए क्यों माइनस आया? क्योंकि m2 माइनस का है, माइनस m2 और r2 कितना है, a/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। यही होगा, माइनस होगा, क्यों, मास नेगेटिव है। क्लियर है? तो m1 माइनस m2, बस अब वैल्यूज चिपका दो और आंसर पाओ। देखो ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है, माइनस कहाँ मर गया, m/3 इंटू a/2 डिवाइडेड बाय 4m/3 माइनस m/3 कितना बचेगा, 3m/3 दैट इज m। तो लिख दो m, m से m कट गया, फाइनल आंसर इज माइनस का a/6। यानी x एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये पूरा सर्कल होता 0 पे होता, लेकिन अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस की तरफ, कितना, a/6। समझ आया हाँ या ना? पक्का? वो क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप के पूछेगा। क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट? मैंने ये बोला कि एक ऐसा जादुई मास है जिसको रखते ही वो उसके खुद के मास को और खा गया। कैसे, क्या आइडियल कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला, बस मानना है। मेरे पास एक जादुई पेन है जिसको मैंने पेन के ढेर में रखा, खुद तो गायब हुआ, दूसरे को और लेके गायब हो गया। ठीक है? जैसे मेरे पास एक जादुई स्टूडेंट है, ना खुद पढ़ेगा ना किसी को पढ़ने देगा, हो सकता है ना, ऐसे जादुई मास है। हाँ
बेटा इस वाले सर्कल को इंडिविजुअली सोचो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता, और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर के ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है, ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर से इसका सेंटर कहाँ तक आ रहा है, खत्म। अच्छा ये a/2 पे आ रहा है, अच्छा पूरा ये दिया था ना, हाँ ठीक है, ठीक है डन। YCOM निकाल के बताओ और इसको पूरा सॉल्व करो। अब इसके गंदे गंदे क्वेश्चन और करेंगे। हाँ अच्छा तो अब शुरू करो। YCOM एक्चुअली में जीरो ही आने वाला है, वो क्यों कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि देखो y एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है अभी भी, ठीक है ना, इजी समझ आए नेगेटिव मास। पता नहीं बच्चे इसे बहुत मुश्किल कंसेप्ट समझते हैं, पता नहीं क्यों, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट लगता है ये। आज किसी दो बच्चे ने देखा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेक्चर 2, तुमने देखा है, तुमने भी देखा है। और मोशन इन वर्टिकल सर्कल किसने देखा, और ये कौन है नालायक, लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1 देख रहा है। लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1, और कोई एक समझदार तो रोटेशन ही देख रहा है। तुम देख रहे हो रोटेशन, बेटा दो वीडियोस देखे तुमने, लेक्चर 10 और 11 दोनों। अच्छा नहीं आज नहीं देखी, पिछले 7 दिन में देखी गई है, वो रिकॉर्ड देख रहा हूँ मैं। किसकी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की ना, वो इसमें जो मेरे को दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा एज यूजुअल मैंने बताया था इस चैप्टर से आप लोग फिजिक्स और बहुत बेटर सीखोगे, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज पता चलेगी आपको, और सोचने की स्किल होगी तो ये चैप्टर्स कर पाओगे। अब आगे जितने भी आने वाले हैं, एक अकेला इलास्टिसिटी चैप्टर को छोड़ दे तो बाकी सब सोचने की कैपेसिटी पे है, थिंकिंग स्किल पे। इजी, एक और क्वेश्चन दूं। अच्छा इस बार आप लोग खुद ट्राई करो, 4 सर्कल काट लो, हाँ, और चारों सर्कल a/4 रेडियस के हैं, और चारों हैं कहाँ पर, मतलब देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे, a/4 रेडियस के होंगे तो ऑटोमेटिक टच नहीं करेंगे, वो कुछ ऐसे कट हो रहे होंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है, a/4 रेडियस के हैं इस बार। पहले तो ये वाला खत्म करो, फिर उसके बाद अगला करना है, और बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करना, पहले ये छाप लिया पहले सबने, तो नया क्वेश्चन करें सॉल्व। बेटा सॉल्व करने से पहले हमेशा जिंदगी में दिमाग यूज करना सीखो, सिमेट्री बन रही है अभी भी, 0,0 खत्म, पर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं सॉल्व भी करो भी सर, ठीक है।
पर मतलब सॉल्व तो अभी करना है, बट ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू दिख रहा है तो कॉमन सेंस लगाया करो, सिमेट्री दिख रही है, खत्म कहानी। देखो इसके अबाउट भी सिमेट्री, इसके अबाउट भी सिमेट्री, क्यों शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास? होगा ही नहीं शिफ्ट, ठीक है। बिल्कुल, देखो जितना यहाँ से कटा उतना यहाँ से कटा, तो इसने सेंटर ऑफ मास को इधर धकेला, इसने सेंटर ऑफ मास को इधर धकेला, वो वहीं का वहीं रह गया। सेम ऊपर और नीचे भी हुआ, बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। सिमेट्री हो तो झंझट नहीं है। करो लेकिन सॉल्व करो, वरना कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास सीख नहीं पाओगे। श्रद्धा, क्या हुआ आपके साइंस प्रोजेक्ट का? एक्चुअली प्रोजेक्ट मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन वो सब क्या हैं, थोड़े डेंजरस हैं बच्चों के हिसाब से। अननोन मैं वैसे बता नहीं सकता, मतलब कि अगर मैं प्रेजेंट ना हूँ तो मैं करने के लिए परमिशन नहीं दूंगा। तो वर्किंग मॉडल्स सब दे दिए मैंने बच्चों को पहले, जो कुछ थे। वो विमान वाला जो मैंने बताया था, विमान वाला बताया था मैंने, विमान शास्त्री की वो, क्या प्लांट इमोशन सेंसर। ये मुझे ऐसा सुनने में लग रहा है जैसे कोई चाइनीज ऐप की बात कर रहे हो तुम। घोस्ट हंटर है। क्या चीज? एक्चुअली में मैं मानता हूँ साइंस एग्जीबिशन में कोई भी ऐसे काम करो जो एक मतलब अलग चीज़ हो, मतलब ऐसा ना हो कि अपन ने कहीं से ज्ञान उठाया और वो चिपका दिया, वो बहुत अलग है। पता है इस चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूँ, रीज़न बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब प्रैक्टिकली करके देखोगे ना कोई काम, तब पता चलेगा तुम्हें। मैंने ऐसे ऐसे बालक भी देखे हैं जो जाएंगे रेडियो मार्केट, उठा लेंगे कोई प्रोजेक्ट, ठीक, रेडियो मार्केट में मिलते हैं साइंस के प्रोजेक्ट बने बनाए, उठा लेंगे। क्यों करना है, मत करो फिर, तुम्हें किसने कहा था पार्टिसिपेट करने के लिए? किया तुमने ऐसा? हाँ, चाहे तुम एक घटिया से घटिया चीज़ बनाओ लेकिन खुद बनाओ। पता है मैंने मेरे टाइम पे जब मैं छोटा था, सिक्स क्लास का या फिफ्थ क्लास में था, तब मैंने बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहली बार बनाया था, पहली बार सॉलिनॉइड वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट। और मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग आज ही बना के दिखा दो। बनाया था, कैसे चलाया? क्या किया था? हाँ हाँ, तो लिथियम बैटरी से चला रहे थे तुम? क्या डायरेक्ट बिजली से चला सकते हो? क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने यही करने की कोशिश की थी एक्चुअली में, पता है मैंने सोलनॉइड पढ़ा, लगा दिया स्विच बोर्ड में, घर की एमसीबी डाउन करा दी, ठीक है। हाँ, फिर धीरे धीरे मैंने उस टाइम पे इसके बारे में फिर पढ़ना शुरू किया, पूछा टीचरों से, पूछा, जानने की कोशिश की, तब जाके सबसे पहले गलती पता मैंने क्या की थी? मुझे ये भी पता नहीं था, ये भी पता नहीं था कि वो वायर जो होता है उसके ऊपर इंसुलेटेड पॉलिश होती है, कॉपर वायर जो होता है, सिक्स क्लास में तो था मैं। तो और वो निकाला भी कहाँ से था वो कॉपर वायर, तो तोड़ के, क्या नाम है, ट्यूबलाइट का वो चौक कोयल तोड़ के, तो उससे निकाला था कॉपर वायर। हाँ, क्या चीज़? ना ना, उनको पता नहीं चलता था, मैं जैसे सीक्रेटली काम करता था। जैसे मैंने बताया भी था शायद एक बार, मैंने मेरा कंप्यूटर का मॉनिटर ख़राब हो गया था, वो श्रिंक हो गई थी स्क्रीन, पता नहीं क्या हो गया था उसमें गड़बड़, ऐसे श्रिंक हो गई, वो पुराना सीआरटी मॉनिटर था, श्रिंक हो गई। तो मैंने उसे खोला, जब पापा मम्मी सब बाहर गए हुए थे तब मैंने खोला उसे, कुछ कुछ चेंजेस किए, वो सही हो गया, वो सही हो गया। मैंने, मेरे को मतलब कंट्रोल नहीं हुआ कि सही हो कैसे गया, मैंने फिर खोला, फिर से कुछ चेंजेस किए, वो फट गया। तोड़ ही गया, परमानेंट डैमेज। तो मतलब ऐसे ऐसे करके मैंने चीज़ें सीखी है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज आई। हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि पहले मुझे वो पता चला कि वो ऊपर से इंसुलेटेड होता है, पहले मैं डायरेक्ट चला रहा था, चल ही नहीं रहा था, फिर मैंने उसे ब्लेड से छील के फिर चलाया। तो डीसी बैटरी अब क्या है कि सिक्स क्लास में कहाँ से लाए इतने पैसे,
घर वाले ज़्यादा पैसे भी नहीं देते थे उस टाइम पे, तो फिर अब क्या किया जाए, तो बिजली से चलाएंगे। मैंने गया लगाया एमसीबी में, उड़ा वो सब मेन सर्किट में एमसीबी उड़ा दी, बंद ट्रिप। फिर मैंने वापस, मुझे पता चला, ये गलती मैंने रिपीट भी की थी, बताऊंगा रिपीट कब की थी। फिर मेरे को पता चला कि मैंने पूछा टीचर से, तो उन्होंने बताया मतलब कि जब आप अल्टरनेटिंग करंट, मेरे को ये भी नहीं पता था डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट दो चीज़ें होती है। तो उन्होंने बताया जो घर में आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, और इसमें बिना कोई बल्ब लगाए, अब मैं समझ रहा हूँ कि बिना कोई रेजिस्टेंस लगाए आप नहीं चला सकते। तो सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगवाया, उन्होंने बताया कि इसमें लगाना फिर चलाना। फिर मैंने चलाया, फिर वो चल गया, बहुत अच्छा काम कर रहा था, मतलब बहुत स्ट्रांग मैग्नेट। तो ये मेरा पहला जर्नी था जो मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो मैंने किया था वो ट्रांसफार्मर पढ़ा मैंने, तो मैंने कहा बनाएंगे ट्रांसफार्मर। हाँ, मैं 1 लाख से ऊपर वोल्ट बना रहा था। 1 लाख से ऊपर वोल्ट बनाना चाहता था, और हाँ 1 लाख से ऊपर का वोल्ट बनाना चाहता था। मैं गया डायरेक्ट लगाया एमसीबी, फिर से ट्रिप। वो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का बल्ब नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ, मैं उसमें 1 लाख से ऊपर का वोल्ट बना रहा था, बहुत अच्छा हुआ एमसीबी ट्रिप हो गया, वरना मैं जाता, कोई था भी नहीं घर पे, अकेले एक्सपेरिमेंट करता था। 1 लाख वोल्ट से ऊपर बना रहा हूँ मैं, और अगर मैं सक्सेसफुली बना देता तो मैं उड़ जाता, कंफर्म था। और जो बचाने आता वो भी जाता, अगर कोई आता तो, गलत इन केस। पर वो चला नहीं, रीज़न वही, रेजिस्टेंस नहीं लगाया था मैंने कोई। एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, और खास तौर पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में। लाइक डाइल्यूट HNO3 से किसी का हाथ धो देना। हाँ, ग्लिसरीन, वो पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग चीज़ है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है वो मतलब अगर तुमने कहीं यूज़ किया तो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो करना नहीं चाहिए, वो तो बहुत रिस्की केमिकल है। तो ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट मिलाओ, आग लग जाएगी। पुराने टाइम पे जब माचिस अब यूज़ करते हैं ना हम लोग, वो नहीं हुआ करती थी, तो पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन से ही जलाते थे आग। हाँ, तो चूल्हे में पहले पोटेशियम वो ग्लिसरीन डाल देते थे, फिर ऊपर से पोटेशियम परमैंगनेट का ऐसा छिड़का और आग लगा दी। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, दो सारी चीज़ें मिलती है मेडिकल स्टोर पे। अच्छा, ये पता है मेडिकल स्टोर को केमिस्ट क्यों कहते हैं? फार्मेसी को केमिस्ट क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? ना, एक्चुअली में देखो, अब रूल्स चेंज हो गए, अब ज़माना बहुत बदल गया है, इसलिए तो अब केमिस्ट होते ही नहीं है, अब फार्मेसी है, केमिस्ट नहीं होते। रीज़न, पहले के टाइम पे जो डॉक्टर मेडिसिन रेफर करता था ना, जैसे मान लो पैरासीटामोल रेफर किया उसने, तो ये लोग अपने पास केमिकल कंटेनर्स रखते थे और फ्रेशली प्रिपेयर करके मेडिसिन देते थे, जो भी डॉक्टर ने रेफर किया है केमिकल से बना कर देते थे ये। तो इसलिए केमिस्ट कहा जाता है इन्हें, वो फ्रेशली इंस्टेंट बना कर देते थे जो भी सॉल्ट डॉक्टर ने रेफर किया है। बट अब मेडिसिन पैक होके आती है पैकेट्स में, तो उनके पास वो दुकानदार वाला काम रह गया, लो भाई ये खरीदना है ये ले जाओ। हाँ, सब बना के देते थे, मतलब अब ऐसा नहीं कि, पहले के टाइम पे दवाइयाँ भी तो ज़्यादा नहीं थी ना, दवाई भी ज़्यादा नहीं थी, बट आज भी आप कई केमिकल्स खरीद सकते हो मेडिकल स्टोर से, केमिकल्स रखते हैं वो लोग, पोटेशियम परमैंगनेट जाओ मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी आपको, बोरिक एसिड। अच्छा, ये जानते हो जितने भी क्रीम आते हैं सारे, बोरो प्लस, बोरोलिन, बोरो सॉफ्ट, ऐसे ऐसे नाम ही क्यों हैं? ये सब बोरोन से बने हुए हैं। आपको बोरोन चिपका रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो हमारी क्रीम नई लेके आए हैं हम लोग, सिर्फ बोरोन चिपका रहे हैं आपको। ठीक है, वो बोरोन चिपका रहे होते हैं और आपको बोलते हैं। अच्छा, बोरोन एक बड़ी अच्छी चीज़ है, रेडिएशंस को रोकती है, रेडिएशंस को रोकती है। बोरिक एसिड एक्चुअली में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर कहीं पर न्यूक्लियर अटैक वगैरह हो जाए तो बोरिक एसिड यूज़ करना चाहिए। और 10,000 प्लस, अरे गुड, क्या बनाया था? कार्स का विंड प्रेशर,
चलो वैसे प्रोजेक्ट अच्छा था बट टरबाइन कहाँ से लाए? टरबाइन बनाई खुद से? तुम्हें पता है टरबाइन इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होती। रीज़न पता है क्यों? रीज़न पता है क्यों? हमें बनानी नहीं आती। ठीक है, टरबाइन हम लोग बना ही नहीं पाते। रीज़न उसकी ब्लेड्स का जो प्रोफाइल होता है ना। अच्छा, आपको पता है मैथ्स में जो आप लोग ये कर्व वगैरह पढ़ते हो, इक्वेशन वगैरह, क्यों पढ़ते हो ये? मैथ्स अपने आप में एक बहुत मेडिकल सब्जेक्ट है, आगे जाके पता चलेगा तुम्हें। दो सर्कल्स जैसा शेप, मतलब दो कर्व शेप्स एक दूसरे पर रोटेट करते हैं, लेकिन उनका पाथ ऑफ कांटेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाना है मुझे। ये मैकेनिकल मशीन्स में काम आती है। मुझे दो ऐसे प्रोफाइल्स बनाने हैं, दो कर्व शेप्स बनाने हैं जिनका पाथ ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना रहे। इससे उनके बीच में मिनिमम फ्रिक्शन जनरेट होगा और मिनिमम उनके बीच में मटेरियल लॉस होगा। और ये हम लोगों ने बनाया, इसे इनवॉल्यूट प्रोफाइल कहते हैं। ये कर्व से पता चला मुझे, इनका पाथ ऑफ कांटेक्ट स्ट्रेट लाइन होता है। और इससे पता क्या बनाते हैं? गियर्स, जो आपकी गाड़ी में यूज़ करते हो। गियर का शेप देखा है कभी? कैसा होता है? हाँ, साइकिल वाला छोड़ो, तुम लोगों के दिमाग में ऐसा प्रोफाइल आ रहा होगा, ऐसा होकर के ऐसा होता होगा, फिर ये पूरा डिस्क पे लगा होता है ऐसे। तो फिर आपको पता है कैसा प्रोफाइल होता है उसका? एक सर्कल पे धागा लपेटो और इस धागे को जब मैं खोल रहा हूँ कंटिन्यूस, तो एक बढ़ते हुए रेडियस का सर्कल, कंटिन्यूस जिसका रेडियस बढ़ रहा हो, ऐसा प्रोफाइल होता है ये ऐसा होता है। ये सोचो, सिर्फ गियर मैन्युफैक्चरिंग के डिज़ाइन बता रहा हूँ आपको। अब टरबाइन में तो और भी अलग टाइप की ब्लेड्स होती हैं, उसकी जो ब्लेड्स होती है ना वैसी होती है। समझ गए? अब समझो क्या कहानी है ये। ठीक है, तो इसकी कहानी तो और भी गजब की है और बहुत मेहनत चाहिए इसको सॉल्व करने में। ठीक है, मैंने पूरा इसके रिगार्डिंग एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, टर्बो मशीनरी। ठीक है, ब्लेड प्रोफाइल जिसमें डिज़ाइन करते थे हम लोग, पर इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता। हम लोग अभी पहला टरबाइन जो हमारा बना रहे हैं ना, आप लोगों ने सुना भी होगा। आप लोगों में से कितने लोग ट्विटर यूज़ करते हैं? रेगुलर कोई यूज़ नहीं करता। कावेरी इंजन, कावेरी इंजन इंडिया में पहली बार टरबाइन बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसे इंजन नाम बोल देते हैं वो है टरबाइन। वो क्या कब से चल रहा है, वो प्रोजेक्ट ही फंड नहीं करते, पैसे नहीं मिलते गवर्नमेंट से। तो आप लोगों के बीच में एक स्टूडेंट था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो ही इज़ इन आईआईटी। तो मेरे से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, आए दिन मुझे मैसेज वैसेज करता रहता है वो। तो वो अपने कॉलेज के एक किसी लैब में घुस गया और मुझे पूछ रहा है कि सर ये चीज़ क्या है। मैंने उससे बोला बेटा जो फ़ोटो खींची हो तुरंत डिलीट कर और भग जाए यहाँ से। रीज़न है क्योंकि आईआईटीज़ में सीक्रेटली इन सब प्रोजेक्ट पे काम चलते हैं और वो सीक्रेट लैब में जाके उसकी सीक्रेट फ़ोटो मुझे भेज रहा है। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ आप लोग भी मत करना कभी लाइफ में। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, तो आप लोगों में से मुझे उम्मीद है कुछ एक तो हो सकता है जाओगे। हाँ, सीक्रेट लीक कर दोगे तुम? ये सब सीक्रेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिज़ाइन किसी को भी दे देंगे क्या यूं ही उठाकर? आपको पता है इसरो, जानते हो इसरो के बारे में? सैटेलाइट दुनिया के लगभग सारे देश बना लेते हैं, कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए लाइक पाकिस्तान। तो हाँ, तो उसके अलावा लगभग सारे देश बना लेते हैं सैटेलाइट, पर उससे स्पेस तक लॉन्च कर पाने की कैपेसिटी सबके पास नहीं है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। मुश्किल से 5 या 6 तो स्पेस सेंटर हैं जो लॉन्च कर पाते हैं, जिसमें एक भारत का है इसरो, एक जॉन कैनेडी नासा जिसे कहते हो, ठीक है, एक प्योंगयांग, पहचान ही जाओगे कौन होगा। ठीक है, और एक रशिया करता है और एक पूरा यूरोपियन यूनियन मिलके करता है। बस इतने ही देश कर पाते हैं सैटेलाइट लॉन्च, बस।
सैटेलाइट लॉन्चिंग इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, तो अब ज़रा सोचो ये स्पेस क्राफ्ट इंजन ये पूरी दुनिया में मोस्टली पता कौन कौन सी कंट्री बनाती है? फ्रांस, यूएसए, रशिया, चाइना भी बनाता है थर्ड क्लास क्वालिटी में बट बनाता है। तो ये कुछ कंट्रीज है बस। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्यों? ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग। इतनी सी कहानी की वजह से सारा खेल अटका हुआ है। थोड़ा सा भी अगर मान लो 0.1 डिग्री भी इधर उधर कर दिया ना हमने, सारी ब्लेड्स टूट जाएगी, कंटिन्यूस सारी ब्लेड टूट जाएगी, फोर्स ही नहीं मिलेगा मुझे कंटिन्यूस। हेलो हेलो। चलो डन, ये क्वेश्चन हो गया सबका। किया कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास से चारों वाला। नया क्वेश्चन बनाऊँ एक टेस्टी सा। चलो अभी भी सिंपल ही देता हूँ। यार इसमें पॉज करने का ऑप्शन नहीं है। वो भी नहीं बताऊंगा। चलो डन। तो तुम लिस्ट जाके चेक करोगे ऐसा? कर लो। क्या ये मिड पॉइंट है? करेक्ट इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं, थोड़ा सा राइट में और शिफ्ट कर दो तो सही हो जाएगा ना। अब ठीक है, परफेक्ट। ये भी परफेक्ट, नहीं भी वो परफेक्ट तो मान लेना। क्या चीज़? क्या वो नीचे वाले बोर्ड में बड़ा अच्छा है, इस वाले में पता नहीं, एआई बोर्ड है बट फिर भी मेरे को मज़ा नहीं आता। चलो एटलीस्ट छवि है क्लास में, अगर मेरा माइक म्यूट होता तो बता देगी। क्या हो गया भाई एआई? भूल गया एआई अपना काम। ये बनाते पूरी दुनिया में चाइना है, वही मैन्युफैक्चर करते हैं।
ठीक है। तो बच्चों ये एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की जगह चलो स्क्वायर मान लो, झंझट खत्म करते हैं। स्क्वायर मान लो, मैं सारी साइड लेंथ लिख के दे रहा हूँ। ये है ए और ये भी ए, ये भी एक स्क्वायर है, ये है a/2 और ये एक सर्कल है विच इज ऑफ a/2। नो 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 नो, इट्स a/4। a/2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। a/4 a/2 तो खुद ही होता ना फिर पूरा ही a/4। ये भी स्क्वायर और ये भी a/4। हाँ नहीं, a/4 भी नहीं हो सकता, ये a/8 होगा। a/4 होता तो पूरा सर्कल बनता, टच करता। ना ना, टेस्टी बनाऊंगा कुछ। इलिप्स बना दिया। चलो मान लो ये एक सर्कल ही है, ठीक है, और इसका रेडियस आपको गिवन नहीं है, अब आप जानो। सेंटर ऑफ मास निकालो इस पूरे सिस्टम का। खुद निकालोगे ना यार, देखो a/2 तो a/4 बन गया रेडियस, ठीक है ना। चलो ट्राई। हाँ, सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको इसका। मास कहाँ पर है ये समझ ही गए तुम लोग। बनाओ मास कहाँ पर है। तो मास ये पूरा इन सब जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब जगह मास एग्जिस्ट करता है, बस वहां पर नहीं करता। अब मैं मजे करूंगा, आराम से आधे घंटे का क्वेश्चन है भैया। यूवी आवाज आ रही है मेरी? यूवी गेमिंग, फिर से निकल लिए भाई साहब। तुम लोगों की नेक्स्ट वीक एक क्लास और ख़राब होगी, फिर नेक्स्ट वीक एक क्लास और ख़राब होगी, टीचर्स डे।
कल मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन करके बुलवा लेता हूँ, मैंने इसलिए बोला ही नहीं। क्या बच्चे? क्लास क्लास रख लो, पॉसिबल ही नहीं। टीचर्स डे के दिन सारे पसरे हुए मिलेंगे यहाँ पर। आप देखा तो है आपने पिछले 2 बार से। किसने कहा? मैं ले जा रहा हूँ? आलोक सर ने कहा था तो बिल्कुल जाओगे यार। इसका ठीक है, मैं मास चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट चेक कर रहा हूँ बस। M1 किसको बोला तुमने? इसको? इसमें गलती है थोड़ा सा। देखो ओरिजिन से इतना आगे तो पहले से था, प्लस इसका सेंटर तो यहाँ पर जोमेट्रिकल सेंटर पे होगा ना, A/4 प्लस A/8 होता, तो ये वाला होगा A/4 प्लस A/8, और नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस का A/8, ठीक है ना। इसका चेक कर लेता हूँ लास्ट वाला क्या किया तुमने। तुम लोग डिस्कशन क्यों कर रहे हो? सॉल्व करो ना यार। कोमल जैमन, नहीं अब पूरा ये एक पार्टिकल है तुम्हारे पास जिसमें से इतना मास मिसिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए मुझे, कहाँ आएगा? हाँ वो स्क्वायर का, स्क्वायर है नहीं, अब ये कुछ अलग ही शेप है ये तो। कोमल जेमिनाई और काव्या जीपीटी, खुद सॉल्व कर लो बेटा। मैं मास चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेता, लेकिन कोऑर्डिनेट्स तो मैं निकाले ही नहीं है यार। अच्छा तुमने एरिया निकाला भी तो, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, हो सकता है सही हो ना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। गलती तो होगा, क्या होगा, गलत होने की थोड़ी कोई दिक्कत है। सीखो कुछ जेड डीप सीख से। काव्या जीपीटी, हार्दिक क्या बच्चे, न्यूरा करो ट्राई करो। क्या? मैंने यही तो कहा था, आराम से गई आधे घंटे की, खूब कैलकुलेशन आएगी इसमें।
चलो इसके बाद अब फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। छोड़ दो क्या होमवर्क के लिए? नेक्स्ट टॉपिक बहुत जोरदार है। तेरा डायग्राम बताइए। टोटल मास में से इन दोनों का माइनस हो गया, ऐड करके क्या? मान लो कि पूरे इसका मास m रहा होगा, कितना एरिया a स्क्वायर, एरिया का इतना, 1 एरिया का m बाई ए स्क्वायर, तो इतने एरिया का कितना? चलो मैं करता हूँ, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा फोन क्यों लेके दे रहा हूँ, मेरा वही रखो, मैं सॉल्व करूँ। तो मनस्वी आप वो वाला AI चलाते हो, टिकटॉक AI? क्या बहुत चलाती है? पता नहीं है क्या? तो इतने फॉलोअर्स कैसे बनाए थे उसने? इसके वीडियोस नहीं देखे तुम लोगों ने, मिर्ची खाने वाले, लाइक कर दो, मैं इतने सारे मिर्ची खा रही हूँ है? स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास बता दूं? मैं सारा ही बता रहा हूँ ना, सबसे बेस्ट। चलो अब इधर देखो सब लोग, एवरीवन। अब अगर बीच में किसी ने बात की मैं क्लास से बाहर भगाना शुरू कर दूंगा। और एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए छोटा सा, नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को एक चैप्टर टारगेट दूंगा, मैं पूछूंगा उसमें से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, 3 में से अगर किसी ने एक भी नहीं बताया तो परमानेंट क्लास से बाहर हमेशा के लिए। 3 में से जिसने एक का भी आंसर नहीं दिया, ठीक है, ओरली पूछूंगा क्लास के फर्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है? बिकॉज मुझे ऐसा पता चल रहा है कि कुछ लोग पुराना कुछ भी नहीं पढ़ रहे, बस बैठे हुए। क्या? मैं चैप्टर का नाम दूंगा और फिर मैं उसमें पूछूंगा, कोई सा भी दे सकता हूँ, मर्जी मेरी। मैं आज दूंगा नाम, कल पढ़ के आओगे तुम लोग और फिर पूछूंगा। देखो ये स्क्वायर था, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ओरिजिन है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ कितना होगा? अगर हम बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 था, और इसका मास मैंने मान लिया, लेट इसका मास क्या था? m, और इसका एरिया कितना है? a स्क्वायर। बोलो इस बात से किसी को कोई तकलीफ? अब मैं पकड़ता हूँ पिंक वाला, देखो इस पिंक वाले मास के लिए रेडियस कितना होगा? देखो क्या ये इस स्क्वायर के एक सेक्शन के दोनों एंड्स को टच कर रहा है, मतलब डायमीटर a/2 रहा होगा, तो रेडियस कितना है इसका? a/4। सब एग्री करते हैं इस बात से? तो अगर इसका रेडियस a/4 तो एरिया कितना? एरिया हो गया पाई a²/16, ये तो एरिया आ गया। दूसरी बात, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो बेटा इसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास रहा होगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? देखो माइनस में a/4 और
प्लस में वाई एक्सिस में a/4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलूँगा, -a/4 कॉमा प्लस का a/4। अच्छा, अगर मुझे एरिया पता है तो क्या मैं मास निकाल सकता हूँ? कैसे? इसका मास तो मैंने m मान लिया था, तो यहाँ से मुझे एक बात पता चली, a² एरिया में एग्जिस्ट करता है m मास, तो 1 एरिया में कितना एग्जिस्ट करेगा यूनिट एरिया में, m/a²। और अगर मैं निकालना चाहता हूँ πa² में, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। πa² में मास एग्जिस्ट करेगा m/a² इंटू पाई a²/16, a² से a² गुजर गया, फाइनली m π/16। तो यानी इसका मास कितना आ गया, m π/16 प्लस या माइनस, माइनस, नेगेटिव मास है नहीं है। हाँ, वो आप कैसे भी निकाल लो ना, मैंने इस बार इसको मास में m माना पूरे को। मास देखो उस क्वेश्चन में भी लास्ट में खत्म हो गया था, इसमें भी खत्म हो जाएगा, तो आप किसी भी एक को मास मानो, बाकी सबके उसके रेस्पेक्ट में निकाल लो। आप चाहते तो बचे हुए एरिया का भाई मास m मान के फिर निकाल सकते थे, आपकी इच्छा है, मास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। ठीक है, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी थी, खत्म हो जाएगी। आगे बढ़े, तीसरा पार्ट। तीसरा हम लोगों ने अगेन क्या माना है, स्क्वायर। ये रहा तीसरा मास, फिर से स्क्वायर है। ठीक, सबसे पहले इसका एरिया बताओ। देखो a/4 था इसका साइड, तो a²/16, तो ये आ गया a²/16। कोऑर्डिनेट्स देखो, अगेन इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा, आप ध्यान से देखना, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। देखो इतना तो a/4 पहले से था, इतना, और इसके आगे और चले हम कितना, a/8, मतलब x एक्सिस में कितना होगा, a/4 प्लस a/8। सॉल्व करके देख लेना, 3a/8 आएगा, प्लस का x एक्सिस में तो इतना मूवमेंट हुआ। y एक्सिस में देखें तो y एक्सिस में ये a/8 नीचे आया, तो माइनस का a/8, ये आ गया y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। अब तीसरा पॉइंट मुझे निकालना है, इसका मास, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। मास कैसे निकालेंगे, देखो यूनिट मास के लिए निकाल सकते थे अपन, यूनिट एरिया के लिए 1 = m/a², तो अब की बार कितना एरिया है, a²/16, मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे पिछली बार πa² किया था, तो इस बार कितना आ जाएगा मास, m/16। सॉल्व करके देखो, देख लो आराम से सॉल्व करके, समझ आया हाँ या ना, इल्ले कहाँ से नहीं आया, अरे ये स्टेप दिख रहा है, मतलब यूनिट एरिया का मास हो गया m/a²। 1 रुपए में इतने सेब आते हैं, तो इतने रुपए में कितने सेब आएंगे, तो m/a² इंटू a²/16 कितना आएगा, a² से a² कट गया, m/16 यही आएगा, मैंने वही लिखा है। माइनस क्यों, नेगेटिव मास था। अब बोलो, जब किसी को बता रहे होते ना तो उस वक्त बीच में सर सर नहीं बोलते, थोड़ा पेशेंस रखो, डिसेंट बनो। समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, a², वैसे अगर थ्योरी पेपर में करे तो गलत है, वैसे चल जाता है, बट थ्योरी पेपर में करना गलत होता है क्योंकि मास है ना वो। ठीक है, इसलिए चलो डन, यहाँ तक इजी, सॉल्व कर दे। अब तो क्या करना था, बस 3 मासेज हैं, तीनों के सेंटर ऑफ मास पता है, XCOM YCOM निकालना है, निकाल दो। अगर कोमल जेमिनाई को इंटरेस्ट हो तो बताओ, और इधर जीपीटी, काव्य जीपीटी को नहीं है तो गेट आउट। चलो आधे से ज़्यादा हो गई टाइम, टाइम। चलो XCOM सेंटर ऑफ मास,
देखो पहले वाले का मास कितना, m, कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस देखना इस बार, तो m इंटू 0 माइनस, क्यों, क्योंकि दूसरा मास नेगेटिव था, ठीक है, माइनस मास कितना है m पाई बाई 16 और इसका x कोऑर्डिनेट, यार ये तो माइनस का a/4 पहले से खुद ही है, रख दिया माइनस a/4, फिर माइनस, बोलो मत, सुनो या तो फिर गेट आउट हो जाओ, नीचे मत बोलो, क्या चाहते हो, कहाँ दिक्कत, इसका मास है m/16। अच्छा तुम लोग को ये पता, मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता, मालूम है, नहीं पता, हाँ कभी गुस्सा होता ही नहीं होगा, कभी होता हूँ गुस्सा, आता है क्या मुझे गुस्सा, और कभी आता तो फिर क्या होता है, कुछ बच्चों को पता नहीं है, अभी नए नए है ना, इंतजार कर रहे हो किसी दिन, चलो टोटल मास क्या, मैं यही समझा रहा हूँ, m/16 माइनस m/16, देखो ऊपर ये तो खत्म ही हो गया, m कॉमन आके कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है, द फाइनल रिजल्ट इज, ये तो प्लस का हो गया, कितना, पाई a/64, देखो प्लस का पाई a/64, m बाहर आ गया था, तो ये बचा पाई a/64 माइनस ये बचा 3a/128, m बोला ना कॉमन लेके काट दिया, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ था ना, 3a/128, क्या हो गया, अरे ये देखो ना यार माइनस का, क्या हो गया, कहाँ दिक्कत है, क्या तकलीफ है, बताओ बताओ, कॉमन कैसे ले लिया, देखो बेटा वापस से देखो, हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, देखो जीरो इंटू एम का लो कितना आता है, कितना आएगा जीरो इंटू एम, जीरो, तो ये हो गया बेटा जीरो, इन दोनों में से देखो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ठीक है, एक m मैं बाहर लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट लगा के अभी लिख दूंगा लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट लगाकर लिख दूंगा m, ठीक है, देखो अब अंदर क्या बचा, पाई a और 16 फोल जा, काउंट करो ऐसे, 16 इंटू फोल कितना होगा, फोल 6 जा 20 फोल, फोल 1 जा फोल, फोल प्लस 2 6, 60 फोल आया, इसलिए मैंने लिखा 60 फोल, ठीक है, पट्टा आधे दे दो, इधर देखो, अब तो मैं बता के मानूंगा, हाँ अब मैं बता के मानूंगा, फिर से इसमें m कॉमन लिया, माइनस एज इट इज, ऊपर बचा 3 है, नीचे बचा 16 इंटू 8, मल्टीप्लाई करो, कॉपी में देखने होंगे 16 इंटू 8, 128, क्लियर, नीचे डिनोमिनेटर में भी देखो m कॉमन आ सकता है, m कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस पाई बाई 16 माइनस 1/16, अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देखो m से m कट गया, फर्दर और सॉल्व किया मैंने इसे, देखो नीचे वाले में से इस वाले में से 16 कॉमन फिर से निकाल लिया मैंने, तो ऊपर बचा मैं 16 निकाल रहा हूँ जानबूझकर, निकाल लूँ 64 ही नहीं, चलो 2 पाई a माइनस 3a अपॉन 128, एलसीएम ही ले लिया, खत्म करो, नीचे 16 एलसीएम ले लिया, यहाँ बचा 16 माइनस पाई माइनस 1, 16 से कितनी बार गया 8 टाइम्स, 16 में से 1 गया 15, और ऊपर बचा 2 पाई a माइनस 3a अपॉन 8 इंटू 15 माइनस पाई, ये आ गया x सेंटर ऑफ मास, सिंपल, छोड़ो ना, वो एक कॉमन लेके क्या कर लोगे, कौन सा कद्दू पे तीर मारोगे, ठीक है, इजी था क्वेश्चन,
तो मेरे हिसाब से वाई सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हो। देखो एक बार डेटा निकालने की मेहनत थी, उसके बाद मैथ्स था, ये फिजिक्स नहीं थी। फिजिक्स सिर्फ डेटा निकालने तक था इसमें, समझ आया? ये सबसे कॉम्प्लेक्स पॉसिबल क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें। वैसे इसमें एक और चीज़ भी होती है, पर मुझे लग नहीं रहा तुम लोग को मुझे करवाना चाहिए। एरिया से भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होता है जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब मैं अगर एक टेपर्ड शेप का एक ऐसा स्क्वायर दे दूं जिस जो लेंथ के साथ साथ उसकी थिकनेस बढ़ रही है, एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ के साथ साथ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के साथ साथ उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, तो कॉमन सेंस है उसका मास ज़्यादा होगा दूसरी साइड। फिर सॉल्व करवा दूँ, मज़ा आ जाएगा। चाहिए हो तो बताना, मैं उसका भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। होता है एक वो भी होता है टेक्निक। पर चलो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हाँ, एक मिनट, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत, आराम से। वो तुम किसी के भी देखो, किसी भी एक का मास अज्यूम कर लो, बाकी सबको उसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, ये करना होता है। तुम किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। हाँ निकाल सकते हो, फाइनल आंसर यही आएगा। अरे गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरी तरफ से कहानी खत्म आज के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।